किसान साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कि ठंडी के टाइम पे मछलियों को कैसे आप स्वस्थ रखें या विंटर सीजन में आप फिश डिसीज से कैसे जो है बच सकते हैं। तो आज का बेसिकली टॉपिक इसी के इर्द गिर्द रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि आज के टॉपिक में आपको ठंडी से बचने के सारे तरकीब बता सकें और इस पर जो होने वाली बीमारियां हैं उस पर भी आगे चलकर मैं आपको वीडियो दे सकूं। ढेर सारे साथी पूछते हैं कि वीडियोस लंबे समय तक नहीं आ रहे, तभी हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा था और साथ ही साथ ढेर सारे कंस्ट्रक्शन एक साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी व्यस्तता रहती है। जैसे ही थोड़ा सा ये दिसंबर गुजरेगा तो जनवरी फरवरी मार्च जो है खाली सी, तो उसमें फिर आपको ढेर सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। अभी हम लोग जो हार्वेस्टिंग के वीडियो हैं वो तो एक दूरदर्शन पे और एक जो है आपका ओम प्रकाश जो अवसर जी हैं, एक अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनके आपके चैनल पे हमारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो लौटते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है, आखिर ठंडी के दिनों में दिक्कतें क्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ठंडी के दिनों में मछलियां जो है एक तो फीडिंग रोक देती हैं। इनका जो हाइबरनेशन का जो पद्धति है कि लगभग ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे पेड़ पत्ते को ले लीजिए, ये आपके जनवरी फरवरी में पत्ते छोड़ देते हैं। वैसे ही बहुत सारे शीतकालीन जो जीव हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, एक ऐसी पद्धति में चले जाते हैं जहाँ सुप्त अवस्था में चले जाते हैं वो। मछलियों के साथ भी ऐसा ही होता है। मछलियां इस सीजन में एक्चुअली में डाइजेस्टिंग अच्छा खासा नहीं कर सकती, पाचन बढ़िया नहीं कर पाती, इसलिए वो कम खाती हैं। तो इस समय उनका ग्रोथ बेसिकली कम होता है। दूसरी बड़ी समस्या होती है, जो हम लोग हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग करते हैं उनमें ऐसी मछलियां पालते हैं जो इस ठंडी के लिए बनी नहीं होती हैं। तो जब आप उन मछलियों को पाल रहे हैं, खास करके मैं तिलापिया की बात करूं, पंगासस की बात करूं, कामन कार्प की बात करूं, कामन कार्प तो खैर विंटर बर्दाश्त कर लेती है, बाकी में रोहू कतला मृगल की बात करूं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा असर जो है शुरू होने लगता है। अब ये असर कैसा शुरू होगा, जिनमें छिलके नहीं है, खास करके जो पंगासस की बात करूं, तो इनको विंटर को लेकर के काफी दिक्कत होती है और खासकर बहुत सारे जगह पे जो हाई डेंसिटी फार्मिंग करते हैं वो पंगासस की फार्मिंग करते हैं, तो ये ठंडी के लिए नहीं बने हैं, तो इसलिए इनमें दिक्कतें होना कॉमन सी बात है। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहला समस्या जो हो सकता है वो इनमें एक तो फीडिंग कम हो जाएगा, दूसरा इनका ग्रोथ रुक जाएगा, तीसरा क्या होगा कि इनमें इन दोनों के चलते स्ट्रेस आने लगेगा और जब भी मछलियों में स्ट्रेस आने लगेगी उसमें ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। ये बीमारियां हर टाइप की मछलियों में हो सकती है इस ठंडी के दिनों पे। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा पांचवा जो सबसे बड़ी समस्या होगी कि ये मछलियां अचानक से मरने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपके इसके बेसिक कल्चर को, बेसिक सिस्टम को समझना होगा कि मछलियां इस सीजन में एक्चुअल में करती क्या है, फीडिंग रोकती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो बैक्टीरिया हावी हो जाता है। तो हमें इन सब चीज से बचना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेम्परेचर हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें और कम से कम इसमें पानी, मछली को ठंडे पानी में रहने का मौका दें। तो टेम्परेचर का जो एक रेंज रहेगा वो क्या रहना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम आपका 18 डिग्री गिरे से गिरे हालत में, और मैक्स टू मैक्स तो जानते हैं 32 डिग्री तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी देखिए 18 डिग्री मेंटेन करना भी बहुत दिक्कत होता है, 20 से 22 करेंगे तो बहुत फर्स्ट क्लास टेम्परेचर है। खास करके उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ बात करूँ, हरियाणा की तरफ बात करूँ, तो यहाँ काफी दिक्कत है। तो दो तीन गलतियां जो हम लोगों ने की थी मछली पालन के दरमियान इस टेम्परेचर बढ़ाने को लेकर के, तो उन गलतियों से आपको बचना होगा। पहले जो मेजर मिस्टेक्स हमारे थे, हमने सेट्स बना लिए थे। तो सेट्स क्या करते हैं, टेम्परेचर को आने नहीं देते हैं, यानी कि जब धूप खिलता है तो सनलाइट हमारे पानी तक पड़ता नहीं है और सबसे बड़ा जो सोर्स है वो टेम्परेचर का, वो जो सनलाइट है। तो आप ऐसी सेट से बचिए जो कि परमानेंट हो, जैसे लेंटर हो गया, एस्बेस्टर हो गया, टीने की जो छत हो गई, ग्रीन नेट जो हो गया, इन सब से बचना है। यदि आपको सेट डालनी है तो ऐसा डालिए जो ट्रांसपेरेंट हो, आर पार सनलाइट जाता हो, पहला चीज। दूसरी चीज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हीटर या ऐसे क्वाइल्स या हेलोजन या ऐसे ढेर सारे बल्ब का इस्तेमाल करते हैं पन्नी ढक करके, ये कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि सोचिए एक 1500 वाट का जो एक हीटर होता है वो एक बाल्टी पानी में गर्म करने के लिए 5 से 7 मिनट का समय लगाता है। तो आपकी जो टैंक होंगी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लीटर की होंगी और उनको गर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन सब चीजों से बचना होगा। इसका बेस्ट तरीका है ग्राउंड वाटर। बोरवेल का जो पानी है उसका टेम्परेचर 29 डिग्री, 28 डिग्री के आसपास होता है और यदि आप अपने टैंकों में हफ्ते में एटलीस्ट कम से कम 2 बार से 3 बार आप चेंज कर लें तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था टेम्परेचर मेंटेन करने का अपना एक तरीका। आप इस तरीके से चाहें तो इसको टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और जो गलतियां हमने की उन गलतियों से आप मुक्त हो सकते हैं।
अब मान लिया ये सब भी हमने कर लिया, टेम्परेचर को लगभग हमने 18 से 20 के आसपास मेंटेन कर लिया, तो अब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फीडिंग का जो रेशियो है वो इस समय आप कम से कम 80% तक घटा दीजिए। यदि मछली खा भी रही है तो आप 80% तक घटा सकते हैं। रोहू, कतला, मृगल, कामन कार्प, आर्मो कार्प ये खाते हैं। कामन कार्प और आर्मो कार्प जो है आप जैसा दाना खिला रहे थे वैसे ही खिला सकते हैं, लेकिन बाकी जो रोहू, कतला, मृगल हो गए, भाकुर या नैनी जिसको बोलते हैं, तो उनमें आप जो है 70% तक फीड आप घटा सकते हैं। पंगासियस है तो इसमें आप तो फीड ना ही दे तो बेहतर है, या फिर 10% के आसपास दीजिए। तिलापिया है तो आप 20 से 30% फीडिंग जो है खिला सकते हैं। ये हो गया पहली सावधानी। दूसरी सावधानी क्या बरतना है कि इस सीजन में पीएच के बैलेंस बिगड़ने का बहुत खतरा रहता है। तो कई बार आपका पीएच का बैलेंस बिगड़ेगा क्योंकि दिन छोटा हो जाता है और रात बहुत बड़ी हो जाती है, तो पीएच का बैलेंस हमेशा जो है अनस्टेबल रहता है। तो इस पोजीशन पे आप या तो महीने में एक बार, और यदि आपके पास सुविधा है, आपका फंड है, तो 15 दिन में एक बार चूने का छिड़काव कर दीजिएगा। मात्रा क्या होगी ये अलग अलग टैंकों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यदि आप अर्धन कोण की बात करें तो प्रति एकड़ आप 100 किलो से लेकर 200 किलो तक का छिड़काव कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके यहाँ का पीएच कैसा रहता है। इसके बाद जो इन्फेक्शन फैलते हैं, इन इन्फेक्शन को रोकने के लिए या तो बायोसैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लीजिए, या लाल दवा का इस्तेमाल कर लीजिए, या कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे हिसाब से 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। ये आपकी मछलियों को होने वाली बीमारियों से पहले ही आपका ठीक कर देगा। जो बैक्टीरिया होंगी, जो हानिकारक चीजें होंगी, उनको किल कर देगा, साफ कर देगा। तो ये दो चीजें आप समझौता या सुधार अपना कर लीजिए। तीसरी चीज, नमक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। नमक जो है बहुत अच्छा वर्क करता है मछली को स्ट्रेस से दूर करने के लिए। तो ठंडी में मछली स्ट्रेस में रहती है, उसको बाहर करना है तो आप नमक का इस्तेमाल करते रहिए। अब इसमें क्या ना करें, देखिए लाल दवा का छिड़काव कब ना करें। लाल दवा हकीकत में ऑक्सीजन को सोख लिया करती है, ऑक्सीजन को कम कर देती है। तो कभी भी लाल दवा का इस्तेमाल सेकंड हाफ में, या जब दिन का समय ना हुआ हो या आपका इरिगेशन ना ऑन हो, उस समय इसका इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि या तो दिन का टाइम करें, या आप शाम को कर रहे हैं तो इरिगेशन आपका ऑन होना चाहिए। चूने का छिड़काव कभी भी 100 किलो चूना है तो एक साथ 100 किलो चूने का छिड़काव नहीं करना चाहिए। उस चूने को 2 भागों में बांट लीजिए, 50 किलो 50 किलो। ये 10 किलो का मात्रा है तो 5 किलो 5 किलो, 3 किलो 3 किलो करके 3 बार कर लीजिए, और उसे आप 2 या 3 अलग अलग टाइप में छिड़काव कीजिएगा। बायोसैनिटाइजर का इस्तेमाल ही ऐसा ही करना चाहिए। बायोसैनिटाइजर का इस्तेमाल सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात नमक का छिड़काव। नमक रोहू, कतला, मृगल है, इन मछलियों में बच के छिड़काव करें, डाइल्यूट कर ले फिर छिड़काव करें। कोई हो गया, रोहू, कतला, मृगल हो गया, ये नमक को बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो इनको एकदम डाइल्यूट मात्रा में दिया करें। लेकिन यदि सिंगी हो गया आपका, देसी मांगुर हो गया आपका, हाइब्रिड मांगुर हो गया आपका, पंगासियस हो गया, इनको अच्छा सलाइन वाटर चाहिए तो इनको आप तगड़े मात्रा में दे सकते हैं। आप इनको 2 पीपीटी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो मछली है उनमें हाफ पीपीटी से भी आपको कम का इस्तेमाल करना होगा। तो ये थे थोड़ा बेसिक सावधानियां, इन सबको करने के तरीके। इसके अलावा और क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इस बीच में आप एक बार नेटिंग करके मछलियों को दूर दूर करने का प्रयास करें, ये मछलियों के लिए अच्छा होगा। मछली जब झुंड में रहेंगी तो उनको ज्यादा तकलीफ होते हैं। इसके पश्चात मछलियों को कम से कम छेड़ें, वही आपके लिए अच्छा होगा। हार्वेस्टिंग यदि आप कर रहे हैं तो पूरा हार्वेस्टिंग कीजिए। हाफ हार्वेस्टिंग करने में दिक्कतें काफी होती है। जिन मछलियों को चोटें लगती हैं उन मछलियों को बच पाना इस सीजन में संभव नहीं होता है। कोशिश करें कि इस समय ना तो मछली आप स्टॉक करें और ना ही मछली को आप ट्रेवल कराएं। जिन मछलियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से मार्केट में सेल करनी है, तब की स्थिति में अच्छा है। यदि आपको उसको स्टॉक करनी है, आगे चल के रखनी है, इस समय मछलियों को जब भी दाना दे रहे हैं कोशिश करें कि फैट का लेवल 3% से ज्यादा ना हो। फैट का लेवल जितना कम रहेगा मछलियों के लिए उतना ही बेहतर होगा। यदि आप अगले सीजन के लिए मछली स्टॉक करने का सोच रहे हैं और आपने मछली स्टॉक करी है तो ध्यान रखिएगा उन मछलियों में जिनमें चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है, खास करके बात करूं पंगासियस की, उनका वजन कोशिश करें कि 250-200 ग्राम से कम ही हो। यदि उससे ज्यादा होगा तो उनके मरने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी आपको इस विंटर में बचने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की हो। अगले वीडियो में आऊंगा कि एक बीमारी है, जो बीमारी मैं आपको दिखाता चलूँ, फिन रॉट, टेल रॉट। ये इस सीजन में काफी कॉमन हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन और फिन रॉट और टेल रॉट, इनमें डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन दोनों में अंतर समझने के लिए मैं भी अब एक वीडियो डालूंगा। अगला जो वीडियो रहेगा वो फिन रॉट, टेल रॉट पे रहेगा। इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करनी है मैं सब बिल्कुल बात करूंगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से।
हम लोग अब उड़ीसा स्टार्ट कर चुके हैं, उड़ीसा एक्सप्लोर कर रहे हैं। यदि उड़ीसा में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग बिल्कुल आप तक पहुँचेंगे।